जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 की केमिस्ट्री से वेग स्थिरांक, वेग अपक्रिया का वेग दर क्या होता है इसको समझाया। अब देखते हैं, अभी तक इससे पहले वाले पार्ट में तुमने खूब अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि ये अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की कोटि, ये होती क्या है। पहले इसको जीरो लेवल से हम समझ लेते हैं। पहले क्या होती है, अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक तीन होते हैं। सांद्रता, भाई देखो कभी क्या होता है, कभी ज्यादा घोलते चले जाओ, कम घोलते चले जाओ, तो अपक्रिया की सांद्रता पे निर्भर होती है ना। अब कुछ होती है ताप पर, भैया कुछ चीज जो ताप पे घुलनशील होती है, कुछ ताप पे घुलनशील नहीं होती है ना। और कुछ पे अधिक दाब होता है, अधिक दाब नहीं होता। मतलब कुल मिला के इसी पर ही निर्भर होता है कि अपक्रिया का वेग। इतनी बात समझ गए। इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब इसमें हम देखते हैं कि अपक्रिया की आणविकता। फिर से एक बार अपक्रिया की आणविकता देख लेते हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या। अभिकारक में जितना दो या दो से अधिक जो भी अपक्रिया भाग ले, है ना। अभिकारक मैंने पहले भी बता दिया ना कि पहले होता है अभिकारक, अभिकारक मिलके फिर उत्पाद बनाते हैं, है ना। तो ये इस साइड वाला जो भी रहेगा, मान लो एल्फा प्लस बीटा, ये मिलकर जो भी उत्पाद दे, एल्फा बीटा कुछ भी दे, तो इसे कहते हैं अभिकारक। तो यही कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या, इनके अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। और फिर इसके बाद कह रहे हैं अभिक्रिया की कोटि। ये दोनों चीज समझो। अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या, इनकी वह संख्या, कौन सी वह संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन द्वारा, अब इनको जब मिलाओगे, इनके सांद्रण में जो परिवर्तन होगा, सांद्रण परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है। कि मतलब कैसे वेग, कि जल्दी घुल गई कि देर देर घुल रही है चक्की, चलिंग 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 हो रही है ना। तो वो बात, वो चीज ये कह रहा है ना, कि परिवर्तन द्वारा अपक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है। अपक्रिया की कोटि कहलाती है ना। जैसे ये किसका सूत्र है ना, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल है ना। जब ब्यूटेनोइक को जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें एस्टिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। सॉरी एथेनॉल, एथेनॉल प्राप्त होता है ना। ये तो बात पूरी तरह जानते ही हो, है ना। अब आइए पहले एक बात हम समझ ले, शून्य कोड की अपक्रिया, प्रथम कोड की अपक्रिया, इसको निर्धारण करने के लिए दो बातें पहले खूब अच्छी तरीके से समझ लेना बहुत जरूरी है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जिसमें अभिकारक के सांद्रण, जिसमें अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के मतलब इनके सांद्रण के सांद्रण परिवर्तन में अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनको जो मिलाएंगे, इनके अभिक्रिया के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु सांद्रण कम होने से अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। जैसे कई बार कहते हैं ना, आटा गीला कर दिए, है ना। तो जब भाई पानी ज्यादा कर दोगे, आटा कम कर दोगे, तो मतलब देखो जीरो लेवल से ज्यादा एल्कोहल, एथिल, मेथिल, इसको समझने के लिए नहीं होता, ये समझ नहीं पाते हो। तो ज्यादा जो समझ में आए उसे समझना है ना। इसको ज्यादा दिमाग तक नहीं लगाना कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं। तुम्हें मैं बेसिक बता रहा हूँ कि समझने के लिए कैसे जरूरी है। तो जब आटा ज्यादा डाल दोगे तो देखो उसका कहां फिर मतलब अपक्रिया तेजी से कम हो जाएगी ना, है ना। तो वही कह रहा है कि वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सांद्रण कम होने से अपक्रिया का वेग भी कम हो जाता है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम कोड की अपक्रिया, है ना। और जब जब जल अपघटन या अपक्रिया के दौरान सांद्रण में परिवर्तन होता है, जब मतलब जब कम रहे तो प्रथम कोड की अपक्रिया वेग भी कम हो जाए। अब जब उसमें परिवर्तन हो जाता है तो वही द्वितीय कोड की अपक्रिया है ना। अब कहने का मतलब है कि जब अगर मान लो कोई अल्फा बीटा दो अणु है, मान लो एक चीनी है, अल्फा चीनी है और बीटा पानी है। अल्फा और बीटा चीनी और पानी को मिलाएंगे, कोई एक चीज मिलेगी ना, है ना। तो वही चीज अब कहा जा रहा है कि अगर अल्फा बीटा को मिलाओ कुछ ना मिले, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य कोड की अपक्रिया। इसकी अर्धायु काल क्या होती है, टी हाफ इक्वल
α/2 या a/2 जो सांद्रण होगी, है ना, a/2, फिर इसके बाद अल्फा प्लस बीटा। अगर दो अणु, देखो अपने आप डिफिनेशन कैसे बनाओगे, जब दो या दो से अधिक अणु, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो अभिकारक आपस में संयोग करके जब कोई उत्पाद नहीं देते तो उसमें जो वेग प्राप्त होता है उसे कहते हैं शून्य कोण की अभिक्रिया। समझ गए? जब दो चीज मिलने से कुछ नहीं देगा, जिसे सिंपल से समझो, पानी है, अल्फा मान लो पानी है, बीटा भी पानी है, पानी में पानी मिलाओगे कुछ मिलेगी? नहीं, ना मिलेगी ना, है ना। तो जब कुछ ना मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? शून्य कोण की अभिक्रिया। अब जब जैसे चीनी है, पानी है, चीनी और पानी को मिलाओगे, घोलोगे, शरबत मिलेगी ना। तो एक चीज मिल रही है, प्रथम कोण की अभिक्रिया, है ना। जब कोई दो चीज, जैसे सिंपल से समझो, जैसे मान लो पानी है, तेल है, पानी और तेल को मिलाओगे, पानी अलग तेल अलग, दो चीज मिली, द्वितीय कोण की अभिक्रिया। इसी तरह तो अपने आप डिफिनेशन बनाना, जब कोई दो अभिकारक मिलकर अगर शून्य कोण की अभिक्रिया आ जाए, अपने आप बनाना भैया, कोई गलत नहीं है, कहीं नहीं काट सकता कोई, है ना। जब दो अभिकारक मिलके किसी नए जब दो अभिकारक मिलके जब कोई दो अभिकारक मिलके कोई भी उत्पाद नहीं देते हैं तो उससे प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं? शून्य कोण की अभिक्रिया। क्लियर है इतनी बात, है ना। और जब दो अभिकारक मिलके कोई एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उनसे उनके वेग द्वारा बने वेग उनके वेग से प्राप्त अभिक्रिया प्रथम कोण की अभिक्रिया कहलाती है ना। और फिर इसी तरह द्वितीय, इसी तरह तृतीय बना लोगे ना, सबका अर्धायुकाल लिख दिया हूं, है ना। अच्छा, तृतीय का मैंने नहीं लिखा क्योंकि तृतीय में तीन कंडीशन तुम्हें आएगी, तीनों कंडीशन। अभी जब तृतीय कोण की अभिक्रिया बताता हूं ना तो उसमें बताता हूं, उसमें प्रथम से भी निकलती है, द्वितीय से भी निकलती है, तृतीय, इसलिए इसका नहीं लिखा। अच्छा, ज्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न यही होता है ना। तो ये अगर मान लो मेरे वीडियो को यहीं तक ही देख लियो तो वादा कर रहा हूं ये तुम्हारा कंफर्म ही हो जाएगा, है ना। श्योर है इतनी बात। अगर इसको अगर समझ गए हो तो पहले इसको एक दो बार नहीं, दो तीन चार बार इसको जरूर देख देख के रिपीट कर लेना, जरूर देखना। जितना बोल रहा हूं बस यही दिमाग में रखना, वादा कर रहा हूं अब की बार 95 पार, अब की बार 95 पार जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तुम्हारे सामने रख दिया हूं, है ना। इतना वादा रखना इस बात का। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बताएं। अब वेग नियम को देखना, पहले क्या कहता है, किसी अभिक्रिया का वेग नियम समझ गए, फिर इसके बाद हमें कोण की अभिक्रिया निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। वेग का नियम क्या होता है? किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रताओं के, तो यहां लिख दो, माना अभिकारक की सांद्रताएं, माना अभिकारक की सांद्रताएं ए व बी हैं, तो ए और बी हैं तो इनकी सांद्रताएं, तब अभिक्रिया का वेग क्या होगा? dx अपॉन dt, समानुपाती, प्रोपोर्शनल ए व बी, है ना, समानुपाती होता है ना। यदि सांद्रताओं यदि दोनों कर दो, यदि दोनों सांद्रताओं के घातों का वेग, दोनों सांद्रताओं के घातों ना लिखो, घात के लिखो, घात यम व यन है तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल ए एम बी एन, है ना। या प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या लिखोगे? डी के ए एम बी एन, है ना। यही होगी हमारी अभिक्रिया का वेग नियम या वेग नियम, है ना। वेग नियम समझ गए? बस इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम शून्य कोण की अभिक्रिया बता दें, है ना। जल्दी से ले लो, है ना। 90% उम्मीद है कि तुम्हारा ये प्रश्न आया है। बस ये जान लीजिए कि तीन चार भाई, ये तीन चारों में से एक तो आएंगे ही आएंगे। तो शुरुआत पहले होती है शून्य कोण की अभिक्रिया।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया ना कि जिसमें जो अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है ना, या जिसमें कोई चीज मिलाओ और वही चीज प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब दोनों जो तुम्हें समझ में आए वही करो, है ना। एक बार देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता शून्य कोण की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, है ना, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, HCl दे दिए, है ना। इसी तरह और इसका जो समीकरण बनेगा, अतः dx अपॉन dt इक्वल के ए जीरो का मतलब ये है कि ए पर कोई कोट दिया है शून्य, है ना, ए पर कोई कोट दिया है, या इसे ऐसे कर दो कि dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल इस पे कोई नहीं दे रहा है, तो ए की पावर एम अभी लिखा था ना, ए की पावर एम और एन की पावर एन, तो वही बी की पावर एन, तो यहाँ पर कोई कोट शून्य है भाई, कुछ दे ही नहीं रहा है। जब 2 देता तो बी की पावर हम करते, है ना, तो इसी को हम समझ ले रहे हैं, समझ गए ना। तो यही है, या कर दें या dx, इसको हटाएंगे तो ये कर देंगे, है ना। ए की पावर 0 का मतलब होता है किसी की पावर 0 लगा दो उसका मान 1 होता है, तो उसका मान 1 हो गया, तो dx अपन dt इक्वल के, इसको समीकरण 1 मान लिए, है ना। अब मान लेते हैं, अब यही पूछा जाएगा कि शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक का सूत्र बताइए या निगमन कीजिए, है ना। तो इसको करेंगे तो समीकरण 1 से क्या है, एक में dx अपॉन dt इक्वल के है ना, तो इसको इधर कर दो, dx इक्वल के dt, है ना। तो अब समाकलन का मतलब वो होता है, मैंने पहले भी बता दिया, जहां d लगेगी उसी का समाकलन होगा, है ना। तो समाकलन का तो इसमें लगाओगे और इसमें लगाओगे, अब d के में नहीं लगी है, कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर लो, तो समाकलन dx इक्वल के dt, है ना। तो अब x का dx x ही होता है ना, तो इसका जब समाकलन करोगे तो x ही आएगी, और ये तो k है ही, इसका करोगे तो t हो जाएगी, है ना। अब यहाँ प्लस एक कांस्टेंट c लिखा जाता है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लो, है ना, 2 बना लो, क्लियर है ना इतनी बात। अब जब 2 बन जाएगी, यदि x इक्वल 0 पर t इक्वल 0 पर x इक्वल 0 मिलता है, तब तो ये 0 इक्वल ये भी 0 हो जाएगा प्लस c, तो यानी c इक्वल क्या हो जाएगी 0, है ना। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगी, ये है x इक्वल के t प्लस 0, अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना, तो यहाँ पर k इक्वल क्या हो जाएगा x अपॉन t, है ना। यही समाकलित वेग स्थिरांक है ना, समझ गया इतनी बात को, है ना। अब इसके बाद अर्धायुकाल शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, है ना। अर्ध आयुकाल क्या होगा, देखो भैया कुछ नहीं करना है, अर्ध आयुकाल क्या करना है, यही मान ले या इसको कोई समीकरण बना ले, या इसको 3 बना लो, समीकरण 3 से, या अगर तुमसे अलग से पूछ ले कि शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान बताइए या सूत्र बताइए, तब वहां क्या करोगे, शून्य कोण की अभिक्रिया से के वेग स्थिर समाकलित वेग स्थिरांक के सूत्र से, है ना, तब यहां ये करोगे, तब क्या हो जाएगी, तो ये होगा x इक्वल के टी, है ना, k इक्वल x बाई टी से x इक्वल के टी, है ना। यदि x इक्वल कोई सांद्रण एल्फा, कोई एक एल्फा बाई 2 है मान लेते हैं उसपे, और t इक्वल t हाफ है,
तो हम यही रख देते हैं कि एल्फा बाई टू इक्वल एल्फा, या ए, कोई ए लिखता है, कोई एल्फा लिखता है, कोई बीटा लिखता है, कोई बी लिखता है, इससे हमें नहीं दिक्कत है ना। तो ये एल्फा बाई टू इंटू के टी हाफ, है ना। अब टी हाफ इक्वल क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल, अब ये क्या इधर आ जाएगा, एल्फा अपान 2k, है ना। यही तो हमें दिखाना था, समझ गए ना। यही तो शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल है ना, यही है ना, कोई कठिन नहीं है ना इसमें। हाँ, अगर तुम्हें जरूरत है तो एक्स इक्वल एल्फा अपान 2 कर दो, है ना। समझ गए ना इतनी बात। जहां एल्फा बराबर क्या है, एल्फा इक्वल कहां लिख दें, जहां एल्फा इक्वल अभिकारक की सांद्रता का अर्धायु काल, अभिकारक की सांद्रता, जहां अभिकारक की एल्फा इक्वल क्या है, अभिकारक की सांद्रता, कोई ए कर दे, कोई एल्फा कर दे, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम तुम्हें आगे बताएं।